बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जाहिद अहमद एंड यू आर वाचिंग जाहिद मेडिकल सीरीज़। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम्स। मतलब वो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हम सबसे पहले बात करेंगे रेट के बारे में कि असल में हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि एंजाइम्स के रेट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना ज़रूरी है कि रेट असल में कहते किसको हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम रेट को डिफ़ाइन करें कि रेट क्या होता है, तो हम रेट को डिफ़ाइन करते हैं कि नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम इन अ यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनको एंजाइम कैटालाइज करेगा। तो हम रेट को कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैटालाइज्ड बाय एंजाइम इन यूनिट टाइम के रेफरेंस से। मतलब एक यूनिट के अंदर एक सेकंड की बात अगर आप करें, यानी एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनको एंजाइम कैटालाइज करेगा, मतलब उनको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा, उसको कहते हैं रेट। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी करेंगे फैक्टर जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो वो टोटल हैं 4। कितने होते हैं? टोटल 4 ऐसे फैक्टर हैं जो कि इफ़ेक्ट करेंगे। उसमें सबसे पहला फैक्टर हमारे पास अगर हम डिस्कस करें तो टेम्परेचर एक आता है। नंबर 1 हम बात करें तो टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर होता है। नंबर 2 अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है पीएच। नंबर 2 क्या आता है? पीएच। नंबर 3 हमारे पास आता है एंजाइम कंसंट्रेशन। क्या आता है भला? एंजाइम कंसंट्रेशन। एंड नंबर 4 जो है हमारे पास वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। क्या चीज़ है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल 4 फैक्टर होते हैं जो कि एंजाइम के रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है। किसका इफ़ेक्ट भला? टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। तो याद रखें स्टूडेंट, एंजाइम्स की एक्टिविटी और टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एंजाइम के। किसके है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम्स की एक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी रेट ऑफ एंजाइम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ एंजाइम के डायरेक्ट रिलेशन में है। अगर क्या हो स्टूडेंट, टेम्परेचर बढ़ जाए, क्या हो? अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो जो रेट होता है एंजाइम्स का वो भी बढ़ जाता है। मतलब एंजाइम्स की स्पीड बढ़ सकती है। आप इसको सिंपल वर्डिंग में समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड एंजाइम्स की बढ़ सकती है। तो अगर हम डिस्कस करें कि इसकी रीज़न क्या होगी, ऐसा क्यों हुआ, किसकी वजह से कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो रेट ऑफ एंजाइम मतलब एंजाइम्स की स्पीड क्यों बढ़ गई, क्यों इसकी एक्टिविटी बढ़ी। तो उसकी स्टूडेंट एक सिंपल सी रीज़न ये होती है कि अगर जब भी हमें पता है जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, और प्रोटीन जो है वो हमारे पास किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड से बने होते हैं स्टूडेंट। और अमाइनो एसिड आपस में किस बॉन्ड के ज़रिए मिले होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए मिले होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाती है। मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाती है, क्योंकि जो एंजाइम है वो प्रोटीन के बने हुए हैं, और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड के बने हुए हैं। और अमीनो एसिड आप सिंपल समझ सकते हैं जस्ट लाइक द एटम्स है, और एटम्स की दरमियान क्या होता है? आप कह सकते हैं उनकी मोशन बढ़ती है। क्या हो जाती है? उनकी मोशन बढ़ जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा उनकी मोशन बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ने से क्या होता है? आप कह सकते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन बढ़ जाती है, वो
जल्दी, वो आप कह सकते हैं फास्टली एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, क्या हो जाता है, उनकी कोलिजन बढ़ जाती है। और जब मॉलिक्यूल की कोलिजन बढ़ती है तो इससे क्या होता है, उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, रिएक्टिविटी जो है वो हम कहते हैं बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट ये एक सिंपल सा रीज़न थी कि अगर हम बात कर रहे हो कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो क्यों इंजाइम्स का रेट बढ़ता है, उसकी रीज़न ये थी कि जब जो है टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल की मोशन बढ़ती है। जब मोशन बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ तेज़ी से एक दूसरे के साथ टकराएंगे। जब वो टकराएंगे तो उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, टेम्परेचर की भी लिमिट होती है। उसके बाद जो होता है हमारे पास एंजाइम्स के अंदर डिफरेंट टाइप की चेंजेस आ जाती हैं। आप ये कह सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं मैक्सिमम कितने टेम्परेचर तक वर्क करते हैं, तो याद रखें स्टूडेंट 37 सेल्सियस टेम्परेचर हो सकता है। इस 37 सेल्सियस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं भला, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर को अगर आप डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे एंजाइम्स की एक्टिविटी मैक्सिमम हो सकती है, इसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर इस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एंजाइम्स के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम कह करें कि ऐसा हो कि जब टेम्परेचर जो हो वह 37 सेल्सियस से बढ़ जाए, जब 37 सेल्सियस से स्टूडेंट टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर क्या होता है, एंजाइम जो है स्टूडेंट्स हमारे पास किसका बना हुआ है, आप कहते हैं कि अमीनो एसिड से मिलकर बना है। अमीनो एसिड आपस में बॉन्डेड होते हैं किसकी मदद से, पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए। अमीनो एसिड के अंदर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, अगर हम बात करें अमीनो एसिड के बारे में तो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए। किस बॉन्ड के ज़रिए, पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जी। तो स्टूडेंट जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, ये बॉन्ड जो होती है ये ब्रेक हो जाती है, ये बॉन्ड ब्रेक होती है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होती है तो इससे क्या होता है, एंजाइम की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। शेप क्या होती है, वो चेंज हो जाती है। और इस चीज़ को जिसमें एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है हम कहते हैं एंजाइम क्या हुआ, डीनेचर हो चुका है, एंजाइम्स की डीनेचुरेशन हो चुकी है। तो स्टूडेंट एंजाइम्स की डीनेचुरेशन के बारे में अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से हम क्या करें, टेम्परेचर को मज़ीद बढ़ाएं तो जो एंजाइम जो हैं हमारे पास उनके वो अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं और उनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होती है, वो बॉन्ड ब्रेक होती है जिसकी वजह से एंजाइम की नेचर चेंज हो जाती है, उसकी शेप बदल जाती है। इसको कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। एक और स्टूडेंट्स बहुत जो इम्पोर्टेंट बात हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर 10 सेल्सियस हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर 10 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेट जो होता है वो डबल हो जाता है। रेट क्या होता है, वो डबल हो जाता है। ये उन्होंने एक कंडीशन बताई है कि अगर 10 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेट डबल हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको डिस्कस करें, एक हमारे पास है एंजाइम, क्या है, एक हमारे पास जो एंजाइम है वो क्या कर रहा है, वो एक सेकंड के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, कैटालाइज कर रहा है। 100 मॉलिक्यूल को कैटालाइज कर रहा है जबकि टेम्परेचर क्या है, 5 सेल्सियस टेम्परेचर क्या है, 5 सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर हम क्या करें, इसका उसने कहा 10 सेल्सियस, अगर हम 5 का 10 सेल्सियस बढ़ाएं तो टेम्परेचर हो जाता है 15 सेल्सियस। अगर टेम्परेचर हम 10 सेल्सियस बढ़ाएं तो उसके बाद क्या होगा, यही एंजाइम जो होगा एक सेकंड के अंदर पहले क्या कर रहा था, 100 मॉलिक्यूल को कैटालाइज कर रहा था, अब ये क्या करेगा, 200 मॉलिक्यूल को कैटालाइज करेगा। तो मतलब 10 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, रेट जो हो गया एंजाइम्स का वो डबल हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एंजाइम्स के बारे में फैक्टर था जो कि एंजाइम्स को इफेक्ट कर रहा था, वो था टेम्परेचर, उसके बारे में हमने डिस्कस की। अब हम चलते हैं पीएच के बारे में। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं कि एंजाइम के ऊपर पीएच का क्या फैक्ट पड़ता है। स्टूडेंट्स अगर बात करें पीएच की तो पीएच क्या होती है, अगर हम अंडरस्टैंड करें सबसे पहले पीएच के बारे में, तो पीएच क्या होती है, मतलब आप कह सकते हैं कि नेगेटिव लॉग होता है किसका, भला हाइड्रोजन का।
इसको कहते हैं pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H। स्टूडेंट pH से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ एसिड है, अगर एसिड है तो कितना एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस है तो कितना बेस स्ट्रॉन्ग है, कोई चीज़ कौन सी चीज़ ऐसी जो कि न्यूट्रल है, इस चीज़ से हमें पता चलता है। pH अगर स्केल को देखा जाए तो pH स्केल में 0 से लेकर क्या लिखा होता है, हमारे पास 14 तक नंबर लिखे होते हैं। इस तरह का स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, pH स्केल होता है। इसमें अगर हम बात करें तो 7 जिसकी pH होती है उसको कहते हैं न्यूट्रल। 7 pH वाले को क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहा जाता है। अगर हम इस तरफ राइट साइड की तरफ जाएं, स्टूडेंट राइट साइड की तरफ जाएं तो जो भी चीज़ होगी कंपाउंड वगैरह वो बेसिक होता जाएगा। क्या होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा। और राइट साइड की तरफ जैसे हम चलते जाएंगे तो क्या होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेसिक होता जाएगा। मतलब ये है कि जो 8 pH वाला है या 9 pH वाला है वो 14 pH वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक हो सकता है। जबकि स्टूडेंट्स अगर हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या नज़र आता है, इस तरफ जाएँ तो हमें नज़र आता है एसिडिक कंपाउंड होता जाता है। और जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड की तरफ चले जाते हैं तो क्या होता है, उसकी एसिडिटी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। अगर हम 4 pH वाले की देखें और 3 pH वाले को देखें तो 3 pH वाला मोर एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू 4 pH वाले को। जबकि अगर हम राइट साइड की तरफ देखें बेसिक की तरफ तो अगर हम 8 और 9 pH को देखें तो जो 8 pH वाला है वो लेस pH वो हम कह सकते हैं बेसिक होगा, जबकि जो 9 pH वाला है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक हो सकता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि जब हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो बेसिडिटी जो होती है, बेसिक कंपाउंड ज़्यादा होता चला जाता है, जबकि हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो एसिडिक ज़्यादा होता जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर, अब हम बात करते हैं इंजाइम्स के ऊपर इस pH का क्या इफेक्ट होता है। तो स्टूडेंट इंजाइम जो होते हैं वो हर इंजाइम्स की एक स्पेसिफिक pH होती है, वो उसी pH के ऊपर जाके वर्क करता है। और उस स्पेसिफिक pH जो होती है इंजाइम्स को उसको कहते हैं ऑप्टिमम pH। क्या कहते हैं भला, ऑप्टिमम pH का नाम दिया जाता है, उस pH को नाम देते हैं ऑप्टिमम pH। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं का द मैक्सिमम pH एट विद द इंजाइम्स वर्क, वो pH जिस पे ऊपर इंजाइम्स हमारे पास अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं ऑप्टिमम pH। स्टूडेंट ऑप्टिमम pH का अगर चेंज होती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स pH के अंदर किसी किस्म की चेंजेस आती हैं, pH के अंदर अगर तो किसी किस्म की चेंजेस आती हैं तो उससे क्या होगा स्टूडेंट, वही होगा जैसे हमने पीछे टेम्परेचर के अंदर पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से क्रॉस करेगा तो क्या होगा, जो इंजाइम्स के अंदर बॉन्ड होती हैं, इंजाइम्स जो है अमीनो एसिड के बने होते हैं उनके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड्स क्या करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इंजाइम्स की शेप चेंज हो जाती है। जब इंजाइम्स की शेप चेंज हो जाती है तो इंजाइम्स को हम कहते हैं इसको डीनेचुरेशन, इसको क्या कहा जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ इंजाइम्स। इंजाइम्स की डीनेचुरेशन हो जाती है। तो स्टूडेंट टेम्परेचर का भी वही इफेक्ट है और हमारे पास pH का भी, कि अगर एक्सट्रीम ऑप्टिमम से क्रॉस करेंगे तो इंजाइम्स की ये डीनेचुरेशन काज करवा सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट अब हम बात करें थर्ड फैक्टर जो है जो कि इफेक्ट करता है इंजाइम्स को, वो है इंजाइम्स की कंसंट्रेशन। सबसे पहले अगर हम इन दोनों का रिलेशन को डिस्कस करें तो हम कहते हैं जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंजाइम्स की कंसंट्रेशन के, इंजाइम की कंसंट्रेशन के। मतलब अगर हमारे पास इंजाइम्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है तो रेट भी बढ़ता जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट जो उसने यहाँ पे शर्त बताई है वो ये है कि जो सबस्ट्रेट है वो अनलिमिटेड होना ज़रूरी है। सबस्ट्रेट क्या हो, अनलिमिटेड होना चाहिए। अगर सबस्ट्रेट अनलिमिटेड नहीं होंगे तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये स्टॉप हो जाता है। क्यों हो जाता है स्टूडेंट्स, अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास है इंजाइम्स के ऊपर कौन सी चीज़ अटैच होती है, सबस्ट्रेट। किस जगह पे होते हैं, एक्टिव साइट से। अगर इंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, एक्टिव साइट तो बढ़ेंगे, एक्टिव साइट बढ़ते जाएंगे। जब एक्टिव साइट बढ़ते जाएंगे और उनके ऊपर किसने अटैच होना है, सबस्ट्रेट ने। तो अगर सबस्ट्रेट ही काफ़ी नहीं होंगे, यानी सबस्ट्रेट की अमाउंट हमारे पास ज़्यादा नहीं मौजूद लेकिन एक्टिव साइट ज़्यादा मौजूद हैं, तो क्या होगा, इंजाइम्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। इसीलिए उसने कहा है कि अनलिमिटेड हमारे पास होना चाहिए सबस्ट्रेट। जैसे जैसे इंजाइम्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी बढ़नी चाहिए ताकि हमारे पास क्या हो, ये सबस्ट्रेट एक्टिव
साइट ऑफ इंजाइम्स के साथ बाइंडिंग करें और हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो सके। फोर्थ फैक्टर जो हमारे पास स्टूडेंट्स है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का क्या फैक्टर होता है स्टूडेंट? सबस्ट्रेट जो होता है उसका भी रेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, रेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन इस केस में इंजाइम जो हैं वो अनलिमिटेड होने चाहिए। इंजाइम्स क्या होने चाहिए? अनलिमिटेड होने चाहिए। अगर इंजाइम्स अनलिमिटेड नहीं होंगे तो सबस्ट्रेट को बाइंडिंग के लिए, बाइंडिंग उन्होंने किसके साथ करनी है? इंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ। तो अगर इंजाइम्स ही नहीं मौजूद होंगे तो क्या होगा? सबस्ट्रेट इस इंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं कर पाएंगे, तो हमारा रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं हो पाएगा। इसलिए उसने कहा कि अगर हमारे पास इंजाइम्स की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख दें, अगर इंजाइम्स को कांस्टेंट रख दें और हम सबस्ट्रेट को बढ़ा दें तो एक स्पेसिफिक टाइम तक तो रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड मज़ीद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितनी बाइंडिंग साइट पहले इंजाइम्स के पास मौजूद थी वो सारी की सारी जो एक्टिव साइट थी वो एक्यूपाई हो जाएंगी और फ्री एम्प्टी स्पेस, यानी आप कह सकते हैं फ्री एक्टिव स्पेस, एक्टिव साइट नहीं बचेगी, तो इंजाइम्स जो होगा वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।